हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है बात करेंगे प्रोसेसर की। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है कंप्यूटर के फील्ड में और काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते भी हैं। तो देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं प्रोसेसर को। तो कई बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि किसी कंप्यूटर के अंदर जो मेन प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जनरली प्रोसेसर को ही सीपीयू बोला जाता है। तो इसके बारे में एक बहुत बड़ी भ्रांति जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कई लोग समझते हैं कि जो पूरा वो जो बॉक्स या डिब्बा जो आता है जिसमें सारा सामान कसा होता है उसको सीपीयू बोला जाता है। मार्केट में भी अगर आप जाएंगे तो अक्सर उसी को सीपीयू के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो सही मायने में जो सीपीयू होता है वो किसी कंप्यूटर के अंदर होता है और मदरबोर्ड पर लगा होता है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो सामने आपको जितने भी चीज़ें दिख रही हैं, ये आपकी जो प्रोसेसर है। कुछ इसका इंटरनल भाग आपको दिख रहा है, कुछ आपको जो है पीछे का, कुछ ऊपर का, इस तरीके से आपको यहाँ प्रोसेसर दिख रहा है। तो अगर आप देखना चाहें तो देखिए, मेरे हाथ में भी ये छोटा सा प्रोसेसर है जो देखने में कुछ इस तरीके का होता है, पीछे से और आगे से। तो ये एक प्रोसेसर है, ये बहुत ही छोटा सा होता है देखने में। देखिए, ये सीपीयू है। तो वही आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। जो प्रोसेसर है आपका, वो आपको ऊपर का एक फोटो वहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा उसका नीचे का जो व्यू है वो भी दिख रहा है। उसके बाद इनसाइड व्यू आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें प्रोसेसर का इंटरनल डायग्राम, जो वहाँ पर जो इंटरनल प्रोसेसर के अंदर क्या क्या होता है वो वाले सेक्शन, बहुत ही बारीक सेक्शन होते हैं, वो भी वहाँ पर दिख रहे हैं। और फिर उसका पैकेज दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर ये सारे के सारे जो है प्रोसेसर का, एक ही प्रोसेसर है, उसके कई तरह के व्यू आपको यहाँ दिखाए गए हैं। तो यहाँ से देखिए, प्रोसेसर के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो होती हैं। पहला तो ये कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो प्रोसेसर के अंदर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गणनाएं अपन बोलते हैं कंप्यूटर गणना करता है, तो गणना एक्चुअल में कैलकुलेशन जो होती है वो कहाँ होती है? कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर में होती है। अब जो प्रोसेसर है वो लगा होता है मदरबोर्ड पर। प्रोसेसर किसी कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर लगा होता है। तो देखिए यहाँ पर, जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, ये एक बेसिक प्रोसेसर था। इसके बाद अगर मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाऊं तो ये एक मदरबोर्ड है जिस पर आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है इतना, ये एक सॉकेट है जिसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। ये आपको देखो मैंने सर्कल करके बता दिया है यहाँ पर। तो ये जो मदरबोर्ड था, इसके ऊपर जो मदरबोर्ड में सॉकेट होता है उसके अंदर प्रोसेसर को लगा दिया जाता है। तो दूसरा पॉइंट जो आपका क्लियर हुआ कि किसी प्रोसेसर की जो पोजीशन होती है वो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर होती है। तो प्रोसेसर आपका मदरबोर्ड पर लगा मिलेगा। तो जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग भी हम कुछ समझ लेते हैं यहाँ पर। तो जो नोट्स मैंने आज प्रोवाइड कराए थे उसमें देखिए, पहला जो पॉइंट है प्रोसेसर की डेफिनेशन लिखी गई है। प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है आपको। तो जो प्रोसेसर होता है वो उसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। ये एक इसमें पॉइंट दिया गया है। दूसरा है कि माइक्रो प्रोसेसर में होने वाली कंप्यूटर में सभी जो गणनाएं होती हैं वो किसी प्रोसेसर के अंदर होती हैं। इसके बाद प्रोसेसर अर्धचालक का बना होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपने एक शब्द सुना होगा सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। तो जो प्रोसेसर होता है वो सेमीकंडक्टर का बना होता है। जो जितने भी आईसी होती हैं या माइक्रोचिप्स होती हैं या जो प्रोसेसर होता है, ये सभी सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं, यानी कि अर्धचालक। जैसे आपने सुना होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों जो है सेमीकंडक्टर में गिने जाते हैं। तो जो प्रोसेसर होता है आपका वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। इसके बाद वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि किसी कंप्यूटर में प्रोसेसर मदरबोर्ड पर लगा होता है, तो वही पॉइंट यहाँ फिर से आया है। तो जो प्रोसेसर है आपका वो आपको हमेशा मिलेगा मदरबोर्ड पर। अब देखिए, आपने जो नाम सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा ड्यूअल कोर, P4 या फिर i3 वगैरह, ये सब प्रोसेसर के ही नाम होते हैं। मेनली जो प्रोसेसर होती हैं दो कंपनियां बनाती हैं, जिन्हें जैसे आपने सुना होगा, एक इंटेल और दूसरा होता है AMD। ये दो बहुत ही बड़े मैन्युफैक्चरर हैं प्रोसेसर के, जो प्रोसेसर को बनाते हैं। तो देखिए, प्रोसेसर को बनाने वाली जो कंपनियों की बात हमारी हो गई। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो जो प्रोसेसर का जो पैकेज होता है। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो उसके एक पैकेट आते हैं, उसकी अलग अलग पैकिंग आती है। तो ऐसे ही जो मार्केट में प्रोसेसर अवेलेबल हैं उनकी भी अलग अलग पैकिंग आती है। तो मेनली मार्केट में 3 तरह की पैकेजिंग किसी प्रोसेसर की अवेलेबल होती है। एक को बोला जाता है PGA, इसका फुल फॉर्म होता है पिन ग्रिड एरे।
सेकंड होता है LGA, इसे बोला जाता है लैंड ग्रिड एरे, और तीसरा होता है BGA यानी कि बॉल ग्रिड एरे। अब ये तीनों जो प्रोसेसर हैं, इनकी जो बनावट होती है उसके आधार पर इनकी पैकेजिंग बोली जाती है या कही जाती है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए कौन कौन सी पैकेजिंग होती है। तो PGA आपका जो है, PGA जो पैकेजिंग किसी प्रोसेसर की होती थी उसमें नीचे की तरफ पिंस होती हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जो प्रोसेसर का आपका, जैसे यहाँ पर आपको 3 तरह के प्रोसेसर दिख रहे हैं, तो ऐसा प्रोसेसर जिसके नीचे बहुत सारी पिनें निकली होंगी, बाहर की तरफ पिंस होती है, जैसे इस प्रोसेसर में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी पिंस निकली हुई हैं गोल्डन कलर की, तो ये आपका PGA है। ये पुराने समय में चलता था, जैसे P4 जो आते थे और जो P3 वगैरह आते थे, और इसके अलावा ड्यूअल कोर भी कुछ प्रोसेसर में आया था, इनमें PGA आया करता था। फिर उसके बाद पैकेज को बदला गया, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम ये थी कि इनके नीचे जो पिंस होती थी ये अक्सर टूट जाया करती थी। तो उसके बाद जो नया पैकेज लेके आया गया, इसे बोला गया LGA लैंड ग्रिड एरे। इस प्रोसेसर में नीचे पिंस नहीं होती, इसमें बहुत ही बारीक डॉट्स होते हैं। जो मैंने अभी आपको प्रोसेसर दिखाया था उसमें भी देखिए बारीक डॉट्स थे, तो वो होता है आपका LGA। तो अभी जो करंट में जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर लगाए जाते हैं वो सब LGA पैकेज के हैं, जिसे बोला जाता है लैंड ग्रिड एरे। और तीसरा होता है आपका BGA पैकेज, BGA को बोलते हैं बॉल ग्रिड एरे। ये जो प्रोसेसर जनरली जो मैंने आपको 2 बताए, LGA और PGA, ये मदरबोर्ड पर किसी सॉकेट में लगाए जाते हैं और उससे बाहर भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन जो BGA प्रोसेसर आता है, इसके नीचे बहुत ही बारीक मेटल की बॉल्स होती हैं, और जब इसको सर्किट में लगाना होता है तो सीधे इसको वहाँ पर गर्म करके चिपका दिया जाता है। तो जनरली ये जो BGA टाइप का प्रोसेसर होता है, इसका जो यूज़ है वो आजकल जो मोबाइल्स आते हैं या लैपटॉप में आते हैं उनमें BGA प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, और बाकी डेस्कटॉप में पहले PGA होता था और आज की डेट में जो है LGA पैकेज यूज़ हो रहा है। तो यहाँ 3 तरह के पैकेज मैंने आपको बता दिए हैं, PGA, LGA और BGA। तो मेनली कंप्यूटर और लैपटॉप में आजकल LGA और PGA चल रहे हैं, बाकी जो मोबाइल और आपका जो और छोटे छोटे डिवाइसेस आते हैं उनमें आपका BGA टाइप के प्रोसेसर होते हैं। तो इसमें देखिए मैंने आपको जो है प्रोसेसर के पैकेज तो बता ही दिए। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि इंटेल और AMD 2 मेन कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं, प्रोसेसर बनाने वाली मुख्य कंपनियां हैं। तो ये मैं पॉइंट आपको पहले बता चुका हूं। अब इसके बाद बात करते हैं सॉकेट की। तो देखिए कुछ सॉकेट के नाम जैसे याद रखिए आप, 478 या 475, 775 और 1336, 1156, ये सभी जो प्रोसेसर होते हैं, ये सॉकेट होते हैं, ये इंटेल प्रोसेसर के संग यूज़ करे जाते हैं जी। ये वाले 478 और 475 पुराने थे, उसके बाद ड्यूअल कोर जो आया तो उसमें 775 सॉकेट था, और उसके बाद जो अभी करंट में सॉकेट चल रहे हैं वो 1156 या फिर 1336 का प्रोसेसर आ रहा है, प्रोसेसर सॉकेट आ रहा है, जो मदरबोर्ड में आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जैसे बात करी जाए AMD भी एक कंपनी है, ये भी प्रोसेसर बनाती है। तो सॉकेट A, AMD 2, AMD 3 आदि जो सॉकेट होते हैं ये जो है AMD बनाती है, या AMD के प्रोसेसर के संग यूज़ करा जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि प्रोसेसर को बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। देखिए जो प्रोसेसर होता है किसी कंप्यूटर का, दिमाग बोलेंगे उसको, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी होता है। तो किसी प्रोसेसर के अंदर लाखों ट्रांजिस्टर्स होते हैं, या कई बार जो है लाखों या करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो अब इतने सारे लाखों ट्रांजिस्टर या करोड़ों ट्रांजिस्टर को किसी प्रोसेसर के अंदर बनाना इतना आसान नहीं होता, तो उसके लिए सहारा लिया जाता है फिर नैनो टेक्नोलॉजी का। बहुत ही बारीक टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से लाखों जो ट्रांजिस्टर हैं उनको किसी एक छोटी सी चिप के अंदर पैक कर दिया जाता है। तो यही पॉइंट यहाँ पर आया गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आया कि प्रोसेसर को बनाने के लिए इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाहित कर देना किसी चीज़ में। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है कि एक ही जरा सी चिप के अंदर, ये छोटी सी जो आपका प्रोसेसर दिख रहा है, इस छोटी सी प्रोसेसर चिप के अंदर जो है कई सारे ट्रांजिस्टर को पैक कर देना। इसके अंदर भी लगभग, ये से मेरे हाथ में जो प्रोसेसर है इसके अंदर लगभग जो है लाखों से ऊपर ट्रांजिस्टर होंगे। तो वो जो पैक किए गए हैं वो इंटीग्रेशन के थ्रू किए गए हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन कैसा होता है। तो सबसे पहला जो इंटीग्रेशन होता है इसे बोलते हैं SSI। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ इनके फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अगर किसी चिप के अंदर या पैकेज के अंदर अगर 10 से 20 ट्रांजिस्टर अगर पैक किए गए हैं तो वो आपके SSI तकनीक से पैक किए गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन होता है उससे बोला जाता है MSI,
मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो अगर किसी पैकेज के अंदर 50 से 100 ट्रांजिस्टर अगर पैक हुए हैं तो वो कहलाएगा फिर MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद आता है लार्ज स्केल LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो अगर किसी प्रोसेसर के अंदर 100 से लेके 1000 तक जो है, यानी किसी IC के अंदर 100 से लेके 1000 तक ट्रांजिस्टर पैक हैं तो वो आपका LSI के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद होता है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अगर 1000 या उससे ऊपर जो ट्रांजिस्टर अगर पैक हुए हैं तो वो फिर आपका हो जाता है VLSI। इसके अलावा जो है एक यहाँ पर मैं और आपको बता रहा हूँ, इसे बोला जाता है ULSI। इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जो अभी जो प्रोसेसर आ रहे हैं उनमें ULSI या फिर WSI का उपयोग किया जाता है। तो ULSI का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अलावा जो WSI है इसे बोलते हैं वेफर स्केल इंटीग्रेशन। तो वर्तमान में जो प्रोसेसर है उनमें ULSI या फिर जो है WSI वेफर स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग हो रहा है। तो यहाँ फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। प्रोसेसर किसी कंप्यूटर का दिमाग होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर लगा होता है। इंटेल और AMD दो कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं। किसी प्रोसेसर के अंदर लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं जो कैलकुलेशन का काम कर रहे होते हैं। किसी कंप्यूटर के अंदर होने वाली जो मेन गणना या कैलकुलेशन होती है वो भी किसी प्रोसेसर के अंदर ही होती है। बाकी इसके इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिए थे। तो जो थे SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI और WSI, इनके फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ हर बार एग्जाम में देख लेता हूँ कि इससे अगर प्रोसेसर से क्वेश्चन आया है तो किसी एक इंटीग्रेशन का फुल फॉर्म पूछ ही लेते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सामने पॉइंट है वो है GPU। तो देखिए ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। GPU को बोला जाता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जिस तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशन हो रही होती है वो CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट संभालता है, वैसे ही आज की डेट में जो ग्राफिक्स जितना भी होता है बहुत ही एडवांस ग्राफिक्स आ रहा है, क्वालिटी वाइज भी और जो है फ्रेम वाइज भी। तो इतने अच्छे ग्राफिक्स को हैंडल जो है आपका प्रोसेसर नहीं कर पाता। तो इतने अच्छे ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए भी एक विशेष प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर के अंदर यूज होता है, जिससे बोला जाता है GPU। जो लोग गेम खेलते होंगे वो अच्छे से जानते होंगे GPU क्या होता है। ये जनरली किसी कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड पर लगा होता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ GPU एक बार। जो ग्राफिक कार्ड होता है उसमें ये लगा होता है मदरबोर्ड पर, सॉरी मदरबोर्ड पर अलग से लगाया जाता है। तो आपका ये जैसे ये ग्राफिक कार्ड है, तो ये ग्राफिक कार्ड पर ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये वाला, ये लगा हुआ है, ये आपका एक GPU लगा हुआ है इस ग्राफिक कार्ड पर, और इस ग्राफिक कार्ड को फिर लगाया जाएगा मदरबोर्ड पर। तो GPU एक विशेष प्रोसेसर है जो किसी कंप्यूटर में ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए लगाया जाता है। इसका काम CPU से थोड़ा सा अलग होता है। तो कभी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले कि एक विशेष प्रोसेसर जो जिसका कार्य उच्च क्वालिटी या उच्च क्षमता के ग्राफिक्स को संभालना होता है, तो आपका आंसर फिर वहां पर लग जाएगा GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। मेनली इसका जो काम होता है, जो गेम खेलने वाले जो लोग होते हैं, यूजर्स होते हैं, वो जनरली इसका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। या फिर कोई हाई एंड प्रोसेसर हाई एंड अगर कंप्यूटर बनाए जाते हैं तो उनमें भी GPU फिर लगाया जाता है। तो एक बार फिर हम यहाँ पढ़ लेते हैं GPU। तो देखिए GPU का मतलब फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग या ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें लिखा हुआ है यह एक विशेष प्रोसेसर होता है, यह एक विशेष प्रोसेसर होता है जिसका उपयोग ग्राफिक्स को संभालने के लिए किया जाता है। गेम्स और हाई क्वालिटी वीडियो में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। यह ग्राफिक कार्ड पर लगा होता है। तो ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको समझाया। इसके बाद हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं प्रोसेसर की स्पीड की। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसे आप समझिए। जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर लगातार एक काम बार बार चलता रहता है। बस डाटा आएगा, उस पर काम होगा और उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ये काम लगातार किसी प्रोसेसर के अंदर चलता रहता है, क्योंकि कंप्यूटर में चल रहा है तो इसका मतलब प्रोसेसर के अंदर भी चल रहा है।
तो जो लगातार डाटा आना जाना ये लगातार जब चलता रहता है तो एक फ्रिक्वेंसी बनती है। आपने फिजिक्स में अगर पढ़ा होगा कि जब कोई काम लगातार एक ही बार हो रहा है तो एक फ्रिक्वेंसी बनती है, आवृत्ति बनती है। तो यही कारण है कि प्रोसेसर की स्पीड को भी जो है फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी को नापने वाली यूनिट होती है हर्ट्ज, उसमें मापा जाता है। तो यहाँ पहला पॉइंट आपको जो बता रहा हूँ कि जो प्रोसेसर होता है उसकी गति को हमेशा हर्ट्ज में ना मापा जाता है। तो वही यहाँ पर लाइन भी लिखी हुई है कि प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। सेकंड जो पॉइंट है कि प्रोसेसर की गति के लिए देखिए 4 शब्द यहाँ पर आएंगे, क्लॉक साइकिल, क्लॉक रेट, क्लॉक स्पीड या क्लॉक फ्रिक्वेंसी आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कोई भी शब्द अगर आपको एग्जाम में दिख जाए तो आप समझ जाइए कि प्रोसेसर की स्पीड की बात की जा रही है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्लॉक साइकिल, क्लॉक रेट, क्लॉक स्पीड और क्लॉक फ्रिक्वेंसी, ये 4 शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है एक टेबल बताई गई है आपको कि 1000 हर्ट्ज जो बनते हैं, 1000 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज का आपका बन रहा है 1 किलो हर्ट्ज, 1000 किलो हर्ट्ज का बन रहा है 1 मेगा हर्ट्ज, 1000 मेगा हर्ट्ज का बन रहा है 1 गीगा हर्ट्ज और 1000 गीगा हर्ट्ज का बन रहा है 1 टेरा हर्ट्ज। तो ओवरऑल ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे कम 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज जब मिलेंगे तो बनेगा 1 किलो हर्ट्ज, 1000 किलो हर्ट्ज जब मिलेंगे तो बनेगा 1 मेगा हर्ट्ज, 1000 मेगा हर्ट्ज जब मिलेंगे तो बनेगा 1 गीगा हर्ट्ज और 1000 गीगा हर्ट्ज जब मिलेंगे तो बनेगा 1 टेरा हर्ट्ज। अब देखिए मैं आपको और एक बार क्लियर कर देता हूं, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता देता हूं। तो जैसे मान लीजिए किसी आपने, जैसे आजकल जो आप प्रोसेसर कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो आप सुनते होंगे कि इसकी जैसे किसी प्रोसेसर की स्पीड जो है वो 2.4 गीगा हर्ट्ज है। कितना है? 2.4 गीगा हर्ट्ज। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये गीगा हर्ट्ज में इतना है तो ये हर्ट्ज में किसके बराबर होगा या इसकी प्रति सेकंड आवृत्ति कितनी है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल जो टेबल अगर आपको याद हो जाएगी तो देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख लिया 2.4 गीगा हर्ट्ज। अगर मैं इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो है गीगा से मेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। मेगा में फिर इसमें मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेगा से किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कन्वर्जन निकल के आएगा। और जो किलो है इसके बाद इसमें आप जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास हर्ट्ज में आ जाएगा। तो हर्ट्ज वही यूनिट हो जाएगी जो काम 1 सेकंड में जितनी बार आवृत्ति होती है उसको हर्ट्ज में काउंट करा जाता है। तो 1 सेकंड में होने वाला काम हर्ट्ज में काउंट होगा। तो यहाँ देखिए आपका जो गीगा था उससे मेगा से मैंने किलो में किया और किलो से मैंने हर्ट्ज में कर दिया। ओवरऑल आपको एंड में हर्ट्ज तक लेके जाना है। अगर प्रति सेकंड आपसे पूछा गया है कि वो कितना काम कर रहा है तो आपको उसके लेके जाना है हर्ट्ज तक। तो यहाँ आपके पास 2.4 गीगा हर्ट्ज था, गीगा को मैंने बदला मेगा में, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया और मेगा को बदला मैंने किलो में तो फिर 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया और किलो को मैंने वापस हर्ट्ज में ले गया तो फिर मैंने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ बात रखिए, याद रखिए कि जो बड़ी यूनिट होती है जब उससे छोटी यूनिट में बदला जाता है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो वही यहाँ पर मैंने किया है कि अगर मुझे 2.4 गीगा हर्ट्ज दिया गया है तो मैं उसे पहले गीगा से मेगा में ले जा रहा हूँ, मेगा से किलो में ले जा रहा हूँ, किलो से फिर हर्ट्ज में लेके जा रहा हूँ। तो आपका जो आंसर यहाँ निकल के आएगा वो 2.4 में से आप अगर 1 जीरो हटा देंगे तो ये आपको 24 लिखना पड़ेगा। बाकी आपकी जो 9 जीरो थी उसमें से आपकी एक पॉइंट की वजह से 1 जीरो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये इस तरीके से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में कन्वर्जन आते हैं। एक बार फिर मैं आपको दोबारा प्रैक्टिकली देखिए फिर बताता हूँ कि अगर आपके पास बोला गया है कि आपके पास एक 3.2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है तो इसकी 1 सेकंड में कितनी गति होगी या 1 सेकंड में कितने जो है फ्रीक्वेंसी को ये पूरा कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जैक्टली हर्ट्ज तक निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 3.2, ये गीगा में है। गीगा में मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 1000 का तो ये बदल जाएगा मेगा में। मेगा में फिर मैं 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बदलेगा किलो में और फिर मैं इसमें अगर 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बदल जाएगा हर्ट्ज में। तो बस आपको बस इसे सॉल्व कर देना है तो आपका जो आंसर आ जाएगा
वो आपका वही पॉइंट से फिर एक पॉइंट जीरो आपको हटाना पड़ेगा। तो आप इसमें 3200 और ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब हमारे यहाँ पर जो 90 आ रही थी 1000 के हिसाब से, लेकिन आपको एक पॉइंट से जो है 10 हटाना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ गया 2 और 8 टाइम्स 0, ये इसका आंसर आ गया। अब अगर मैं इसे रिवर्स करता हूँ, इसी को आपको मैं रिवर्स पैटर्न में करके दिखाता हूँ। अगर आपसे एग्जाम में आपको अगर ऊपर वाला हर्ट्ज में दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपको अगर दिया होता कि 3 2 और 8 टाइम्स 0 इतना दिया होता और आपसे पूछा जाता है कि हर्ट्ज में कितना आएगा, तो देखिए आप तुरंत यहाँ करते, जो 3 जीरो थी पीछे की वो आप हटा देते और हटाने के बाद आप इसे किस में ले जाते, हर्ट्ज से ये चला जाता किलो में। 3 जीरो और हटाते आप तो ये बन जाता आपका मेगा, और 2 जीरो हटाने के बाद ये 32 बचता है, लेकिन आप 1000 का डिवाइड इसमें और करेंगे आप तो ये जो है 3.2 जो है ये आपके सामने गीगा में बदल जाएगा। तो आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी। तो आप देखिए दोनों तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं, या तो आप गीगा से सीधे हर्ट्ज में लेके जाइए या हर्ट्ज से आप गीगा में भी कन्वर्ट करके लेके जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एक बार फिर से ये आपको समझा देता हूँ। 2.8 गीगा का आपको प्रोसेसर दिया गया है यहाँ पर, और इसको हमें जो है फाइनल एंड तक लेके जाना है कि इसकी स्पीड कितनी है। तो आप 2.8 आपने लिखा है, ये गीगा में लिखा हुआ है। इसके बाद आपने 1000 का मल्टीप्लाई कर तो ये मेगा में चला गया, फिर आपने 1000 का मल्टीप्लाई तो किलो में गया, और फिर 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने ये हर्ट्ज में चला गया। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग जो है 28 और लास्ट में आपके 8 टाइम 0 आएगा और हर्ट्ज में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर प्रोसेसर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको करने हैं प्रोसेसर की स्पीड से रिलेटेड, तो ये वाली जो टेबल है आपको छोटी सी, ये आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओवरक्लॉकिंग। एक शब्द आते हैं दो, ओवरक्लॉकिंग और अंडरक्लॉकिंग। तो देखिए समझिए ओवरक्लॉकिंग अंडरक्लॉकिंग क्या होते हैं। अगर किसी प्रोसेसर की एक स्पीड होती है जिसको उसकी कंपनी बनाने वाली कंपनी देती है, मान लीजिए इंटेल का कोई प्रोसेसर है और उसकी स्पीड 2.0 गीगाहर्ट्ज है, तो ये स्पीड उसको उसकी बनाने वाली कंपनी ने दिया होगा। ये आप और हम नहीं देते, ना ही कंप्यूटर देता है। किसी प्रोसेसर को उसकी स्पीड जो है उसकी मानक यानी कि स्टैंडर्ड स्पीड उसको बनाने वाली कंपनी देती है। अब प्रोसेसर को अगर थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा दिया जाए तो वो अपनी जो मेन स्पीड होती है, जो स्टैंडर्ड स्पीड होती है, उससे तेज चल सकता है। तो यही वो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी प्रोसेसर को अगर थोड़ा ज़्यादा पावर दिया जाए, ज़्यादा ऊर्जा दी जाए, तो वो अपनी मानक गति से तेज चलने लगता है। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ओवरक्लॉकिंग। एक नॉर्मल, जैसे आपने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, जो नॉर्मल बल्ब आता है अगर उसको भी पावर ज़्यादा दिया जाए तो वो थोड़ा तेज जलने लगता है। तो ऐसे ही प्रोसेसर का भी होता है। अगर प्रोसेसर को कुछ सेटिंग बदल के अगर थोड़ा सा पावर ज़्यादा दिया जाए तो प्रोसेसर अपनी स्पीड से काफ़ी तेज चलने लगता है। तो इसे बोला जाएगा फिर ओवरक्लॉकिंग। लेकिन ओवरक्लॉकिंग कुछ परिणाम भी होते हैं। जैसे ओवरक्लॉकिंग जब किसी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं गर्म होता है। तो प्रोसेसर के अंदर भी ये समस्या होती है। अगर प्रोसेसर को अगर ओवरक्लॉक करा जाए तो कई बार प्रोसेसर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और कई बार ख़राब होने के चांस भी रहते हैं, और कई बार कंप्यूटर शटडाउन भी हो जाता है। तो यहाँ आपको एक सिंपल डेफिनेशन फिर से बता देता हूँ। ओवरक्लॉकिंग का मतलब होता है किसी प्रोसेसर को उसकी आवश्यकता से ज़्यादा पावर देना और उसको उसकी मानक गति से तेज़ चलाना, वो कहलाएगा आपका ओवरक्लॉकिंग। और ओवरक्लॉकिंग में कोई प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ तक कि कंप्यूटर शटडाउन भी हो सकता है। तो किसी प्रोसेसर उसकी लिमिट से ऊपर चलाना हो जाता है ओवरक्लॉकिंग। सेम इसका अपोजिट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोला जाता है अंडरक्लॉकिंग। अच्छा, ओवरक्लॉकिंग में एक चीज़ और समझिए। ओवरक्लॉकिंग करने के लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं। जैसे पहला तो होता है बायोस सेटिंग में जाके। ये बायोस शायद आपको भी ना समझ में आए, लेकिन मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा। तो कंप्यूटर के जो है मदरबोर्ड पर कुछ सेटिंग होती है, जैसे बायोस सेटिंग है। यहाँ से किसी प्रोसेसर को ओवरक्लॉक किया जा सकता है। कुछ जंपर होते हैं, वहाँ से भी ओवरक्लॉक किया जा सकता है, और कुछ स्विच होते हैं, वहाँ से भी ओवरक्लॉक किया जाता है। ये तीनों चीज़ें मदरबोर्ड पर ही होती हैं।
तो मदरबोर्ड पर कुछ सेटिंग बदल के किसी प्रोसेसर को ओवरक्लॉकिंग में ले जाया जा सकता है। अब बात करते हैं अंडरक्लॉकिंग की। तो सेम अपोजिट वर्ड है ओवरक्लॉकिंग का। ओवरक्लॉकिंग में अगर हम किसी प्रोसेसर को बहुत तेज चला रहे थे तो अंडरक्लॉकिंग में हम बहुत धीमा चलाएंगे। अगर किसी प्रोसेसर को किसी जो उसकी मानक गति है जो कंपनी ने उसको दी हुई है, अगर उससे धीमा चलाया जाए तो उस कंडीशन को फिर बोला जाएगा अंडरक्लॉकिंग। तो ओवरक्लॉकिंग में बहुत ज़्यादा तेज चलाया जाता है, इस मानक स्पीड से जब तेज चलाया जाता है तो उसे ओवरक्लॉकिंग बोलते हैं, और अगर उसकी स्टैंडर्ड स्पीड या मानक गति से धीमा चलाया जाएगा तो उसे हम अंडरक्लॉकिंग कहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है वो है प्रोसेसर का बिट साइज। तो देखिए जनरली आपने मार्केट सुना भी होगा कि मेरा जो प्रोसेसर होता है 64 बिट का है या 32 बिट का है। तो बिट साइज प्रोसेसर का होता क्या है? तो देखिए हर किसी चीज़ की एक लिमिट होती है। कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है तो उसकी भी एक लिमिट होगी, कोई एक बार में इतना सामान अपने अंदर रख सकता है। ऐसे ही किसी प्रोसेसर की भी लिमिट होती है, वो लगातार काम कर रहा है तो काम करते समय वो एक निश्चित डाटा ही ले पाता है अपने अंदर। तो प्रोसेसर की बिट साइज से मतलब होता है कि प्रोसेसर एक सेकंड में, एक साइकिल के अंदर जितना डाटा अपने अंदर ले पा रहा है उसे बाहर निकाल पा रहा है। जैसे अभी आपको बताया था मैंने प्रोसेसर की स्पीड में, तो लगभग एक प्रोसेसर जो होता है वो लगभग 3 करोड़ तक साइकिल एक सेकंड में पूरी कर लेता है। मतलब एक सेकंड के अंदर 3 करोड़ बार डेटा लेगा, उस पर काम करेगा और उसे बाहर निकाल देगा। इतना तेज होता है कोई प्रोसेसर। तो किसी प्रोसेसर का जो बिट साइज होता है वो एक बार में जितना डाटा ले रहा है और उसे बाहर निकाल रहा है, उसे प्रोसेसर का बिट साइज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा मार्केट में 32 या 64 बिट के प्रोसेसर आते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोसेसर का अगर एक साइकिल में अगर 32 बिट लेके उस पर काम करके उसे बाहर निकाल रहा है तो उसे बोलेंगे 32 बिट का प्रोसेसर। और अगर वो एक साइकिल में 64 बिट ले रहा है, उसको काम करके बाहर निकाल रहा है, तो वो आपका हो जाएगा 64 बिट का प्रोसेसर। तो प्रोसेसर आज की डेट में जो है 32 बिट के भी पहले आते थे, आजकल 64 बिट के आ रहे हैं, और कुछ एडवांस मशीन में आपको 128 बिट के प्रोसेसर भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, कोई प्रोसेसर कैलकुलेशन करने के लिए एक साइकिल में जितना डाटा लेगा और उसे बाहर निकाल देगा, उसे उसका जो है बिट साइज कहा जाता है। तो आजकल कॉमनली जो प्रोसेसर चल रहा है वो 64 बिट का प्रोसेसर यूज हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है प्रोसेसर का वर्ड लेंथ, यानी प्रोसेसर के शब्द की लंबाई। तो प्रोसेसर के शब्द की लंबाई, ये एक सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसको बस आपको इतना याद रखना है कि प्रोसेसर के शब्द की लंबाई उसमें उपस्थित बिट की संख्या होती है। मान लीजिए प्रोसेसर के शब्द में 12 बिट हैं तो प्रोसेसर के शब्द की लंबाई 12 बिट हो जाएगी। अगर प्रोसेसर के शब्द में 32 बिट है तो प्रोसेसर के शब्द की लंबाई 32 बिट हो जाएगी। तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि प्रोसेसर के शब्द की लंबाई क्या होता है। तो प्रोसेसर की शब्द में उपस्थित बिटों की संख्या को उसकी प्रोसेसर के शब्द की बिट की लंबाई, शब्द की लंबाई कहा जाता है। इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन साइकिल। देखिए प्रोसेसर के अंदर जो काम चलता है वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड होता है, तो इसको बोला जाता है प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन साइकिल। किसी प्रोसेसर के अंदर जो काम होता है वो 3 चरणों में पूरा होता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रोसेसर में डाटा आता है, रैम से आता है और काम होने के बाद वापस रैम में जाता है। तो देखिए प्रोसेसर में 3 चरणों में जो है पूरा काम हो रहा है, इसे बोला जाएगा प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये 3 फेज में होती है। पहला जो पॉइंट होता है इसे बोला जाता है फेच करना। फेच का मतलब होता है डेटा को पढ़ना कि काम क्या करना है। तो जनरली जब प्रोसेसर में डेटा रैम से डाटा लिया जाता है तो उसे कहा जाएगा फेचिंग। तो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन साइकिल 3 चरणों में पूरी होती है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो फेचिंग हो गया जो डाटा रैम से उठाया गया या मेमोरी से डाटा लेके आया गया, उसे कहा जाएगा फेचिंग। उसके बाद सेकंड होता है डिकोड। डिकोड का मतलब होता है जो डेटा आया उसमें पहचानना कि काम करना क्या है और किस पर करना है, क्योंकि डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों एक साथ आते हैं। ये मैंने कल भी बताया था आपको कि कंप्यूटर के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन एक साथ आते हैं, तब उसमें पहचानना कि किस पर काम करना है और क्या काम करना है, तो वो कहलाएगा डिकोड। और अंत में होता है एग्जीक्यूट, किसी काम को कर दिया जाए तो ये आपका कहलाएगा एग्जीक्यूट करना। तो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन साइकिल में 3 फेज होते हैं, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। फेच का मतलब होगा मेमोरी से डेटा को पढ़ना, डिकोड का मतलब होता है समझना कि क्या काम करना है, और एग्जीक्यूट का मतलब होता है काम को कर देना। जब मैं प्रोसेसर का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा डीप में बताऊंगा फेचिंग कहाँ होती है, डिकोड कहाँ होता है और एग्जीक्यूट कहाँ होता है। हाल फिलहाल बस आपको इतना समझना है कि प्रोसेसर की जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है
वो 3 चरणों में पूरी होती है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। फेच का मतलब होता है मेमोरी से डेटा को पढ़ना। डिकोड का मतलब होता है उस डेटा से समझना कि क्या काम करना है और किस पर करना है। और एग्जीक्यूट का मतलब होता है उस काम को कर देना। ये 3 चरणों में पूरा किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसर के कोर की। तो देखिए जनरली आपने सुना होगा ड्यूअल कोर प्रोसेसर या क्वाड कोर प्रोसेसर। तो ये होता क्या है, जनरली किसी प्रोसेसर के अंदर सिंगल कोर होती है, मतलब एक ही प्रोसेसर होता है, तो उसे सिंगल कोर प्रोसेसर कहा जाता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि एक ही प्रोसेसर के अंदर कई सारे प्रोसेसर को पैक कर देती है। जैसे आपको यहाँ इस फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ आपको एक प्रोसेसर बॉडी दिख रही है ऊपर, लेकिन इस प्रोसेसर के अंदर आपको 2 अलग अलग प्रोसेसर दिख रहे हैं, यहाँ पर इस बॉडी के अंदर ही पैक कर दिए गए हैं। तो ये आपका एक ड्यूअल कोर प्रोसेसर है। तब एक ही प्रोसेसर बॉडी के अंदर अगर प्रोसेसर की संख्या ज़्यादा है तो उसे फिर मल्टी कोर प्रोसेसर कहा जाता है। तो सिंगल कोर प्रोसेसर का मतलब होगा एक प्रोसेसर के अंदर एक ही प्रोसेसर होगा, और मल्टी कोर प्रोसेसर का मतलब होता है कि एक ही प्रोसेसर के अंदर कई सारे प्रोसेसर बना दिए गए होंगे। तो आजकल मल्टी कोर प्रोसेसर चल रहे हैं मार्केट में, जैसे आप सुनती होंगे ड्यूअल कोर, क्वाड कोर या ऑक्टा कोर, मोबाइल में ही सुनने को आपको मिलेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि किसी प्रोसेसर के अंदर कई सारे प्रोसेसर को बनाया गया है। तो सिंगल कोर मतलब जिसके अंदर एक ही प्रोसेसर होगा, एक प्रोसेसर के अंदर एक ही प्रोसेसर है, वो सिंगल कोर है। और जहाँ एक प्रोसेसर के अंदर कई सारे प्रोसेसर बना दिए गए हैं उसे बोला जाता है मल्टी कोर। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा इस इमेज में, नेक्स्ट वाले में, सिंगल कोर प्रोसेसर में सब कुछ सारा का सारा इंटरनल पार्ट एक ही है, जबकि जो मल्टी कोर प्रोसेसर यहाँ पर दिख रहा है उसमें एक प्रोसेसर के अंदर देखिए यहाँ पर 4 यूनिट हैं। तो इससे बोला जाएगा क्वाड कोर प्रोसेसर। इसे यहाँ पर बोला जाएगा, 4 का मतलब होता है क्वाड, तो यहाँ ये क्वाड कोर प्रोसेसर का एक डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। तो एक तरफ आपको सिंगल कोर प्रोसेसर समझाया गया है और दूसरी तरफ आपको मल्टी कोर प्रोसेसर यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद जो कुछ शब्द होते हैं, जैसे किसी प्रोसेसर के अंदर अगर एक कोर है तो उसे बोला जाएगा सिंगल कोर, अगर 2 कोर हैं तो उसे बोला जाएगा ड्यूअल कोर, अगर 3 कोर है तो उसे बोला जाएगा ट्राई कोर, अगर उसके अंदर 4 प्रोसेसर कोर है तो उसे बोला जाएगा क्वाड कोर, और अगर 6 कोर है तो उसे बोला जाएगा हेक्सा कोर। ऐसे ही 8 कोर वाले को बोला जाता है ऑक्टा कोर, और 10 कोर वाले प्रोसेसर को बोला जाता है डेका कोर। तो इस तरीके से ये शब्द आते हैं। तो कोर का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर के अंदर ही कई सारे प्रोसेसर जब बना दिए जाते हैं तो उसमें उसे मल्टी कोर प्रोसेसर कह देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे हम जो है कल डिस्कस करेंगे।